प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी उपविषय पद्य साहित्य के अंतर्गत जिसका प्रकरण है अभिनव मनुष्य और जिसके रचयिता है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का अध्ययन करेंगे। मैं दिनेश प्रसाद, प्रवक्ता, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले संक्षेप में हिंदी जो विषय है उस पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, हिंदी हमारे देश की भाषा नहीं, अपितु एक अध्ययन के अनुसार हिंदी जो है विश्व में सबसे बड़ी तीसरी भाषा बोले जाने वाली है। अतः हम ये कहें तो उचित ही होगा कि जो हमारी हिंदी है, जो पहले अक्षर जिसका है आ से शुरुआत होती है और जो अंतिम अक्षर है ज्ञानी बना करके छोड़ती है, ऐसी हमारी हिंदी है। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व हमने आपको पिछले वीडियो में हिंदी ही विषय के अंतर्गत कथा साहित्य कहानी विधा पंचलाइट कहानी, जिसमें लेखक फणीश्वर नाथ रेण उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए पंचलाइट कहानी के आवश्यक अंगों का अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, आज हम पद्य साहित्य के अंतर्गत जिसका प्रकरण मैंने बताया है अभिनव मनुष्य है, पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। बिंदुवार जो आधुनिक, इसमें कवि दिनकर जी ने बिंदुवार दर्शाया है कि आधुनिक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न अशांत के भाव के कारण को स्पष्ट करना है। दूसरा बिंदु है मनुष्य की भौतिक उन्नति के साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करना है। तीसरा है विज्ञान की प्रगति में लोक मंगल की भावना का समाहित करना है। यह पाठ का उद्देश्य है। तो बच्चों, अब समझ चुके होंगे कि आज के पाठ का क्या उद्देश्य है। अब हम चलते हैं इस पाठ के रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के संक्षिप्त परिचय की ओर चलते हैं। इनका पूरा नाम बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को सिमरिया जिला मुंगेर बिहार प्रांत में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री रथ सिंह, इनकी माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी। इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सिमरिया गांव की पाठशाला में, मैट्रिक की शिक्षा मोकामा घाट रेलवे स्कूल से और बीए की शिक्षा इन्होंने पटना कॉलेज से ग्रहण किया था। इनके जीवन में अनेकों उपलब्धियां इन्होंने अर्जित किया है, हासिल किया है। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं एवं केंद्र सरकार, भारत सरकार के गृह विभाग के सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनको जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उर्वशी महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं इनकी जो गद्य की समालोचना रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, उस पर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और बच्चों, अंत में इस महान साहित्यकार, इस महान रचनाकार का दिनांक 24 अप्रैल सन 1974 को निधन हो गया।
तो बच्चों, संक्षेप में आप इनके जीवन परिचय के बारे में समझे हैं। अब कुछ इनकी जो साहित्यिक परिचय है उधर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। बच्चों, वैसे तो दिनकर जी ने तमाम रचनाएं किया, लेकिन ये मूलतः जो थे वो सामाजिक चेतना के कवि थे। ये हमेशा गरीबों, बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि दिनकर जी ने अनेकों रचनाएं रची है, लिखा है, किंतु यह मूलतः सामाजिक चेतना के जो है कवि थे। ये हमेशा, या जो इनकी सोच थी या इनकी संवेदना थी, वो हमेशा गरीब वंचितों के प्रति इनकी गहरी संवेदना थी तथा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। और इनका आक्रोश इन पंक्तियों में देखिए बच्चों कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। बच्चों, दिनकर जी की मान्यता है कि जहाँ का सत्ताधारी अनीति पर चल रहा हो या वहाँ पर जातीय भेदभाव, वर्ग विभेद हो, वहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुख समभाव न हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये इनकी पंक्तियाँ इस बात को चरितार्थ करती है कि ये समतावादी व्यक्तित्व के धनी थे। अतः इनकी जो व्यक्तित्व की छाप है बच्चों, इनकी प्रत्येक रचना में दिखाई पड़ती है। अब हम इनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैं उधर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जिसमें रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नील कुसुम, नीम के पत्ते, चक्रवाल, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, जिस पर इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो इनकी गद्य रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनकी आलोचनात्मक गद्य रचना है। बच्चों, इनके काव्यों में राष्ट्रीयता का स्वर होने के कारण हिंदी संसार ने इनको जो है राष्ट्र कवि की उपमा दी थी। तो बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के कवि थे। अब जिन्होंने अपनी जो रचनाओं में जो भाषा शैली का प्रयोग किया है, हम संक्षेप में जानेंगे। दिनकर जी की जो भाषा थी सरल थी, सुबोध थी, व्यवहारिक थी, और इन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चों शुद्ध साहित्यिक खड़ी भाषा का या खड़ी बोली का प्रयोग किया था। भाषा जो थी प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दावली से युक्त है, और कहीं कहीं पर इन्होंने विषय के अनुरूप जो है देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, तथा साथ में मुख्य रूप से उर्दू, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी जो है, जो उनके प्रचलित शब्द थे, उनका भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक तथा प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में तन्मयता की, इनकी शैली में जो है वो तन्मयता की प्रधानता है। अब जो पाठ है अभिनव मनुष्य, संक्षेप में संदर्भ और काव्य की जो विशिष्टता है, काव्य वैशिष्ट है, उसके बारे में हम बिंदुवार समझेंगे। दिनकर जी बच्चों छायावादोत्तर काल तथा प्रगतवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। यह जो अंश है वो महाभारत के शांति पर्व तथा इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, उसके अंतिम
सर्ग से उद्धत है अथवा अवतरित है। प्रस्तुत काव्य में कवि दिनकर जी ने मनुष्य को भौतिक मार्ग पर चलते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण पर बल दिया है तथा भौतिक उन्नति कहा है कि भौतिक उन्नति हमारा साधन होना चाहिए, साध्य नहीं है। अगले बिंदु में कवि ने कहा है या इस कवि की जो विशिष्टता है, संपूर्ण उन्नति में लोक मंगल की भावना निहित हो, ऐसा विकास हो कि उसमें लोक मंगल की भावना निहित हो। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की आवश्यकता है, इस पर जो है कवि दिनकर जी ने जोर दिया है। अब बच्चों, जो आज का प्रकरण है, आज का पाठ है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य जिसका अर्थ होता है आधुनिक मनुष्य। अब हम कविता वाचन करेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्साए आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। प्यारे बच्चों, कवि दिनकर जी ने जो आधुनिक मनुष्य है उस मनुष्य को परिभाषित करते हुए इन पंक्तियों में कहते हैं कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। धरित्री, धरित्री माने होता है पृथ्वी। इस धरा में, इस पृथ्वी में जो है वो बहुत ही अमृत की वर्षा हुई, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। किंतु फिर भी जो है जो संसार है, ये दुनिया है, वो अभी तक जो है शीतल माने ठंडी नहीं हो सकी है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आज भी जो असहाय मनुष्य, कमजोर मनुष्य की जो भावना है वो बिल्कुल निष्काम माने निष्फल, वो जो है बह रही। अर्थात यहाँ कवि का आशय है कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत धार। इस संसार जगत में या इस पृथ्वी में तमाम अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अमृत रूपी वचनों उपदेशों के द्वारा मनुष्य के हृदय को या मनुष्य के आचरण को सुधारने का प्रयास किया है। किंतु आज तक मनुष्य जो है वो उसमें सुधार नहीं हुआ है, उसके आचरण में, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। आज के मनुष्य में भोग वासना, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट से भरा पड़ा हुआ है। लहरा रही उद्दाम, उद्दाम माने प्रचंड या प्रबल, प्रबल रूप से जो है भोग लिप्सा, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट जो है उसके जीवन में भरी पड़ी है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। मनुष्य की जो भावना है वो निश्चित तौर पर जो है वो निष्फल बनी हुई है, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसमान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मातृवाची की हूं उन्हें देता हुआ सम्मान। आगे के पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं चाहे दृढ़ निश्चयी भीष्म रहे हो, चाहे सत्यनिष्ठा के प्रतिमूर युधिष्ठिर जी रहे हो, अथवा कोई भगवान हो या सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले गौतम बुद्ध रहे हो या अशोक रहे हो, अथवा महात्मा गांधी जी रहे हो या ईसा मसीह रहे हो, जिन्होंने अपने सच्चाई के रास्ते पर चल करके जो है इस संसार जगत को एक शांति का संदेश, अच्छाई का संदेश दिया था। तो जो मनुष्य है इन लोगों को सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, माने इनके सामने मस्तक तो हुआ, इनको सम्मान तो दिया, लेकिन कैसे दिया? मातृवाची की ही उन्हें देता हुआ सम्मान। उन्हें केवल मन अंतःकरण से उसको अपनाया नहीं, केवल वाचिक माने वाणी से, मौखिक रूप से जो है उसको सम्मान तो किया, उसके सामने नतमस्तक तो हुआ, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोक्ता दुग्धा।
माने नतमस्तक हुआ वाणी से, मौखिक रूप से, किंतु उसमें सुधार, अपने आचरण में सुधार नहीं किया। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, स्वयं को दग्ध कर माने जलाकर, पर को माने पराये को, स्वयं जलता हुआ है और दूसरे को दुख रूपी, कष्ट रूपी अग्नि में जलाता हुआ आज का मनुष्य जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। वो अपने आदिम युग में, पुरातन युग में आज भी अपने आचरण को दोहराया जा रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं। बच्चों, इनके कठिन जो शब्दार्थ है वो दिए हैं, इनकी सहायता से इन काव्यांशों पर आधारित जो है जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका उत्तर देंगे तथा इसकी व्याख्या को समझेंगे। अगला जो काव्यांश है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा काव्यांश की जो है, तो बच्चों जो कठिन शब्दार्थ है, यद्यपि सरल शब्दावली है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि धरित्री माने होता है पृथ्वी, अमृत की धार माने संतों महात्माओं के उपदेश एवं वाणी, सुशीतल माने ठंडा या शांत हृदय, उद्दाम माने प्रचंड या प्रबल, निष्काम माने निष्फल, वाचिक माने वाणी या मौखिक रूप से, दग्ध माने जलाकर, दुग्धा माने भयंकर कष्ट। तो बच्चों, इनकी सहायता से आप जो है घर में इसकी व्याख्या को तथा बोर्ड आधारित प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करेंगे, जिससे कि बेहतर अंक अर्जित कर सके। अगला जो काव्यांश है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी, पुरुषासीन है बंधे नर के करों में, वार विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। देखिए बच्चों, जो विज्ञान का युग है या आज का जो मनुष्य है, नवीन मनुष्य या उसकी जो सोच है या वैज्ञानिकता पर जो है कवि ने ये पंक्तियां समर्पित है, तो कृपया कवि की इन पंक्तियों की व्याख्या को, उसके भाव को हम समझेंगे। कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज का जो संसार है, विचित्र माने अनोखा या अनोखी, आज की जो दुनिया है वो बड़ी विचित्र है, नवीन माने आधुनिक है, प्रगति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। आज का जो मनुष्य है वह प्रकृति के प्रत्येक अंगों पर लगभग अपने विजय पताका को फहरा चुका है, अर्थात प्रकृति को अपने बस में कर लिया है बधे नर के करों में वार विद्युत बाप। आज का जो मनुष्य है उस मनुष्य के हाथों में जल, बिजली और भाप, वायु माने जल, विद्युत माने बिजली, भाप माने वाष्प, ये उसकी मुट्ठी में, अर्थात अपने बस में किए हुए, अपने हाथों में उसको बांध रखा है, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। और आज का जो वैज्ञानिक मनुष्य है उस मनुष्य के आदेशों पर, हुक्म माने आदेश, उसके आदेशों पर जो है चढ़ता उतरता माने बदलता है पवन का ताप। पवन का ताप माने वायुमंडल का ताप जो है उसके कहने पर बदलता है, कम होता है और बढ़ता है। इतना मनुष्य ने विज्ञान में प्रगति कर लिया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। अब उसके रास्ते में कहीं कोई व्यवधान माने ये बाधा अथवा कोई रुकावट नहीं है। लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज का जो वैज्ञानिक मनुष्य है, नवीन मनुष्य है, कवि ने इशारा किया है कि इतनी प्रगति कर लिया है कि वो सरित माने नदी, गिर माने पहाड़, सिंधु माने सागर, इनको भी वो पार कर सकता है। इनके पार करने में भी कोई बाधा नहीं है। अर्थात मनुष्य अपनी वैज्ञानिकता के बल पर प्रकृति पर जो है अपने प्रकृति को अपने बस में कर लिया है, परंतु कमी एक रह गई है कि आज भी वो विवेक की नहीं बन पाया, उसमें आज भी विवेक का अभाव है। बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ प्रयुक्त हुए हैं, जैसे विचित्र माने बताया था कि अनोखी, नवीन माने नई, सर्वत्र माने सब जगह, व्यवधान माने बाधा, लांग सकता पार कर सकता, सरित माने नदी, गिर माने पर्वत, सिंधु माने सागर,
हुक्म माने आदेश, वायु माने जल, विद्युत माने बिजली और भाप माने वाष्प। तो बच्चों इन शब्दार्थों की सहायता से आप घर में अध्ययन करेंगे और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करेंगे। बच्चों इन जो काव्यांशों में काव्य सौंदर्य जो निकलता है वो मैं बिंदुवार बता रहा हूँ। यहाँ पर इन अंशों में कवि ने भाव पक्ष और कला पक्ष को बड़ा अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है कवि दिनकर जी ने। नंबर 1, कवि ने आधुनिक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न अशांति के भाव के कारण को दर्शाया है। इन काव्यांशों में कवि ने मनुष्य की भौतिक उन्नति को दर्शाया है। इसके बावजूद कवि ने करुणा, परोपकार व सार्वजनिक कल्याण को ही भौतिक उपलब्धियों से श्रेष्ठ बताया है। और अंत में जो उपर्युक्त दोनों काव्यांश हैं उनमें क्रमशः शांत एवं वीर रस प्रयुक्त हुआ है। अब कला पक्ष में बच्चों इन काव्यांशों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, छंद मुक्त है, अलंकार, रूपक, दृष्टांत एवं अनुप्रास प्रयुक्त हुए हैं, गुण, ओज एवं प्रसाद है, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। ये शब्द शक्तियां होती ही अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बच्चों पूरी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो बच्चों आज का जो पाठ था या आज हमने जो पढ़ाया या आपने पढ़ा, क्या सीखा, क्या इस पाठ से आपको सीख मिली? तो बच्चों जो अभिनव मनुष्य पाठ है उसके अंतर्गत जो हमने 2 काव्यांश पढ़ाए उन काव्यांशों की व्याख्या करना सीखा है। अगला है भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करना है, इसको सीखा। संपूर्ण उन्नति में लोक मंगल की भावना निहित हो, कोमल भावनाओं का सदैव ध्यान रखना सीखा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक साधनों का नितांत या नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए, इसको हमने सीखा। और बच्चों यहाँ पर इस पाठ में कवि ने बताया कि भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होना चाहिए, साध्य नहीं है। इस प्रकार हमने ये बातें जो है इस पाठ से सीखा। अब बच्चों पेन उठाइए और कॉपी में जो है आप जो है नोट करेंगे गृह कार्य प्रश्न अभ्यास के लिए। तो बच्चों जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं उसी पर आधारित ये गृह कार्य है। पहला प्रश्न नोट करें। कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और दूसरा प्रश्न जो दूसरा काव्यांश है, आज की दुनिया डैश डैश सिंधु एक समान। बच्चों नोट करें, घर के लिए है ये प्रश्न, तैयारी के लिए। जो दूसरा काव्यांश है आज की दुनिया डैश डैश सिंधु एक समान, उस पर आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है आज की दुनिया को विचित्र और नवीन क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों जो दूसरा काव्यांश है उन काव्य की पंक्तियों के नीचे जो है लाइन खींची है वही रेखांकित है, उन पंक्तियों को रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित अंश की हम आपको व्याख्या करके लाना है। अगला प्रश्न आज मनुष्य की साधन संपन्नता के संबंध में कवि ने क्या कहा है। और पांचवा प्रश्न प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि बोर्ड में परीक्षा जो हमारी होनी है उसकी तैयारी में
हमको जो है बेहतर तैयारी करना है, अच्छे अंक अर्जित करना है। इसके लिए जो है पूरी तरह से जो है हमको अभ्यास करना आवश्यक है। तो बच्चों इनको फिर से देख लें। जो प्रश्न है एक बार पहला प्रश्न, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। आज की दुनिया को, दूसरा प्रश्न, आज की दुनिया को विचित्र और नवीन क्यों कहा गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आज मनुष्य की साधन संपन्नता के संबंध में कवि ने क्या कहा है? और प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों आज का प्रकरण लगभग यही समाप्त होता है। आज का जो क्लास है उसका समय खत्म होता है। बच्चों इसके पहले कि हम समापन करें, थोड़ा आपसे समापन संवाद करना चाहते हैं। बच्चों आज के वीडियो में आपने कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली तथा अभिनव मनुष्य पाठ के प्रारंभिक 2 काव्यांशों का विस्तृत अध्ययन किया। अब बच्चों आपने अध्ययन किया, आप भलीभांति समझ गए होंगे। और मैं समझता हूँ कि जब आप घर में इसको कई बार, जो मैंने कठिन शब्दों के शब्दार्थ बताया है, उनकी सहायता से जब आप कई बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप तैयारी करके जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें आप बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अक्सर गलती आप करते हैं। जो काव्यांश है, अब व्याख्या नहीं करना होता, उन काव्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, कुल 10 अंक का होता है। और इसके बाद जो है जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है वो 5 नंबर का होता है। तो बच्चों अगले दिन हम हिंदी विषय में ही, जिसका उपविषय यही है, या इसी उपविषय में, इसी प्रकरण में जो शेष काव्यांश बचे हुए हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।